वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थंबनेल के अकॉर्डिंग आपको पता लग गया होगा कि ये आपकी क्लास होने वाली है निटर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड सीनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के बारे में ऑलरेडी हमारी वीडियो है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। उसमें बता चुके हैं हम कि पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस का मतलब क्या होता है। अब इस वीडियो में हम क्लास 1 करेंगे, स्टार्ट करेंगे पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस आपके एएसओ और एसएसए एग्ज़ाम के लिए। जो एप्लीकेंट फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है, अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो आप चाहो तो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिंपली आपके पास ग्रेजुएशन किसी फील्ड में होना ज़रूरी है, ठीक है। ऑनलाइन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने फॉर्म अप्लाई करना है तो। बाकी अदर फर्दर डिटेल्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। तो साथियों देखो, करना क्या है, अभी बेसिकली हमने बात करनी है यहाँ पे पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस की। अब आप लोग सोचोगे कि पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस तो डिसाइड हुआ नहीं है, तो सर कहाँ से कराएंगे ये। देखो, दो चीज़ें हैं आपने जो ध्यान रखनी है। वो दो कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस हमें पता है कि पोस्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये है कि ऑफिशियली आपको निटर भी ये चीज़ बताएगा, ठीक है। ऑफिशियली क्या करेगा, निटर भी आपको सिलेबस देगा जिस सिलेबस में टॉपिक मेंशन्ड होंगे आपके हर एक पोस्ट के लिए, चाहे वो एएसओ हो चाहे डबल एसए हो, ठीक है। ये सारी पोस्टों के आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, क्लियर। बट हम क्या है, तब तक हम वेट नहीं कर सकते। जिन कैंडिडेट्स ने जेएसए का एग्ज़ाम दिया होगा, एसएससी के बारे में उनको अच्छे से ज़्यादा पता है, ठीक है। और एएसओ के बारे में मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपको अच्छे से समझा देगा। जेएसए के बारे में भी हम प्रिपरेशन ऑलरेडी करा चुके थे, ठीक है। प्रिपरेशन जेएसए के लिए हमने नहीं कराई थी, एक इंटीमेशन की तरह हमने काम किया था। बट एमटीएस के लिए हमने प्रिपरेशन भी कराई थी। और अब हमारा फोकस है एसएससी और आपका एएसओ एग्ज़ाम, ठीक है। ऑफिशियली आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, जो हम कराएंगे वो मुझे नहीं लगता आपका वेस्ट जाएगा। वो टॉपिक उस सिलेबस में से पोस्ट स्पेसिफिक जो नेटर बाद में अनाउंस करेगा ऑफिशियली, देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे। तो अभी हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो क्या है आपका, वो है ऑफिस प्रोसीजर्स। क्या है मेरे भाइयों, इसका है ऑफिस प्रोसीजर्स, ठीक है। तो ये ऑफिस प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ये देखो, चाहे आपका क्लर्क का एग्ज़ाम हो या यूडीसी का एग्ज़ाम हो या असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो। अब जो एएसओ की पोस्ट है ना, एएसओ वो असिस्टेंट से भी आप देखोगे ना एक लेवल डाउन है, यानी कि लेवल 5 की पोस्ट है। तो एएसओ, क्लर्क, यूडीसी, अगर पोस्ट स्पेसिफिक बात करें ना, तो इन तीनों में ये ऑफिस प्रोसीजर्स आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑफिस प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं अगर आपने क्लरिकल जॉब करनी है, पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस पढ़ना है तो, ठीक है। तो ऑफिस प्रोसीजर यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। मेथडोलॉजी हमारी क्या होगी पढ़ाने की, मेथडोलॉजी हमारी होगी, हम थ्योरी भी कराएंगे आपको और उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स एवरी क्लास में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस क्लास की प्री कंडीशन क्या है, एक नोटबुक रखो आप, साथ में पेन पेंसिल आप यूज़ करो। जो जो थ्योरेटिकली हम बताते हैं आप साथ के साथ नोट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग मुझे बोलोगे तो ये पीपीटी की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, ठीक है। अगर कमेंट करते हो आप पीपीटी की पीडीएफ आपको रिक्वायर्ड है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी आपको। अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमेंट मैसेज करना होगा, ठीक है। बाकी पेपर पेन लेके आपने क्या करना है, पेपर पेन लेके आप ये चीज़ साथ के साथ हमारी नोट कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन आंसर्स आपको लास्ट में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन ये है कि क्वेश्चन आंसर तभी आपको समझ में आएंगे जब आप थ्योरी की क्लास को फोकस करके देखोगे, ठीक है। बड़ा पीडीएफ अवेलेबल्स होती हैं इनकी, वो मटेरियल आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो,
लेकिन पीडीएफ के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ताकि आपका सिलेबस भी ना छूटे और आपके अच्छे से समझ में आ जाए, उसके लिए हम बैठ के पीपीटी बनाते हैं आपके लिए। पीपीटी में मेन पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, कुछ भी आपका सिलेबस छूटेगा नहीं उससे। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप पीडीएफ फाइल से पढ़ लो, ठीक है, या फिर हम जैसे प्रिपरेशन करा रहे हैं पीपीटी के थ्रू आप रीड करो और लास्ट में आप क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस हमारे साथ कर सकते हो। तो प्लीज़ आपने क्या करना है, अटेंटेटिवली एंड फोकसली क्लास को देखना है, समझना है। ये वो क्लासेस नहीं है जो आप लेट के देख सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ आपको ये काम करना है, किसी टेबल पे या चेयर पे जैसे भी आप बैठना चाहो बैठ सकते हो, पेपर पेंसिल के साथ में आप ये सारे का सारा नोट करोगे। नोट नहीं करोगे तो एटलीस्ट समझोगे, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इस क्लास में और मैं बताता हूँ आपको क्या करेंगे। इस क्लास में आपका क्या होगा, ऑफिस प्रोसीजर्स में देखो, ऑफिस प्रोसीजर्स जो होते हैं आपके, वो टोटल कितने हैं नंबर में, वो टोटल 12 है नंबर में, ठीक है। जो टोटल चैप्टर्स है ना इसमें, अगर ऑफिस प्रोसीजर्स की बात करेंगे तो इसके अंदर चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर्स का जो नंबर है वो 12 है, 12। तो पहली क्लास में मैं आपको 1 और 2 चैप्टर, यानी कि 2 चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा। बहुत बड़ी क्लास नहीं है ये, बट इस फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर को पहली क्लास में हम कवर अच्छे से कर लेंगे और साथ के साथ उनके क्वेश्चन आंसर्स को भी हम समझ लेंगे, ठीक है। तो 2 चैप्टर आपके इस टॉपिक से क्लियर हो जाएंगे, ऑफिस प्रोसीजर से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी ये आपको क्लियरली पता है ऑफिस प्रोसीजर्स टोटल कितने हैं चैप्टर, 12 चैप्टर हैं। समझेंगे कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा तो देखो, ये वीडियो देखने से पहले या देखने के बाद जैसा आपको लगे, फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना चैनल को, ठीक है। और कल टुमारो मैं आपको बता रहा हूँ, टुमारो एक नई जॉब की अनाउंसमेंट हम करेंगे, न्यू गवर्नमेंट जॉब की अनाउंसमेंट हम करेंगे जो चंडीगढ़ की होगी, ठीक है। तो ये आपके लिए सरप्राइज़ रहेगा, कल हम इसके लिए वीडियो आपको अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं आपका। तो देखो साथियों, इसमें टोटल आपके 12 चैप्टर्स हैं। 12 में से मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट चैप्टर देखो आप क्या है, पहले चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ऑफिस प्रोसीजर्स होते क्या है। चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस के बारे में। कोई भी एक्ट, कोई भी रूल, कोई भी प्रोसीजर अगर पढ़ रहे हैं, सीसीएस रूल्स कुछ भी पढ़ना है, जब तक आप डेफिनेशंस नहीं समझोगे आपके समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो डेफिनेशंस की टर्मिनोलॉजी ही पूरे के पूरे एक्ट में, रूल में, प्रोसीजर में आपको देखने को मिल जाती है। जैसे एक वर्ड आता है बेसिक पे, अगर बेसिक पे का मीनिंग आपको नहीं पता होगा, जब बाद में आप पे फिक्सेशन पढ़ोगे बाद में, तो पे फिक्सेशन में लिखा होगा, कुछ मेंशन होगा, डियरनेस अलाउंस डीए के बारे में पढ़ोगे, उसमें लिखा होगा कि डीए एप्लीकेबल होता है बेसिक पे, तो आपको पता ही नहीं होगा बेसिक पे क्या होती है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डेफिनेशंस या टर्मिनोलॉजी जो जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। चैप्टर 3 में स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस बॉडी, पीएसयू, स्टैचुरी बॉडी, ठीक है। चैप्टर 4 में पढ़ेंगे हम मैनेजमेंट ऑफ डाक। क्या पढ़ेंगे? डाक मैनेजमेंट। अब ये डाक किसी ने पढ़ा होगा तो उसको पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा है उसको लगेगा जैसे डाक पोस्ट ऑफिस वाली डाक होती है, क्या उसके अलावा भी कोई डाक होती है? तो ये आपको इसमें पता लगेगा। फाइल मैनेजमेंट आपको चैप्टर 5 में देखने को मिलेगा, ठीक है। चैप्टर 6 में हम करेंगे फॉर्म एंड प्रोसीजर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के तरीके क्या है, मैनेजमेंट के प्रोसीजर क्या है, ये आपको चैप्टर 6 में देखने को मिलेगा। चैप्टर 7 में हम पढ़ लेंगे ड्राफ्टिंग ऑफ कम्युनिकेशंस। क्या पढ़ेंगे? ड्राफ्टिंग ऑफ कम्युनिकेशंस। आपने कोई लेटर लिखना है, सीनियर को लिखना है, जूनियर को लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे प्रिपेयर करोगे, क्या फॉर्मेट होता है, तो ये सब चैप्टर 7 में देखने को मिलता है, ठीक है। ये रूल मेरे बनाए हुए नहीं है, ऑफिस प्रोसीजर्स आपका बनाता है डीओपीटी, ठीक है। अब डीओपीटी क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग।
जिसके अंडर ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आती हैं। 7 चैप्टर्स का बता चुका हूँ आपको। अब देखो नेक्स्ट आपके चैप्टर्स हैं, जो नेक्स्ट में है हमारा चैप्टर 8। तो देखो चैप्टर 8 में क्या पढ़ेंगे हम, फाइल नंबरिंग सिस्टम। हर एक इंस्टीट्यूट में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक संस्था जो है उसमें यूज़ होता है आपका फाइल सिस्टम, और फाइल सिस्टम में फाइल नंबरिंग भी करनी होती है। तो आपका यह है चैप्टर 8 पे पता लगता है। चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे रिकॉर्ड को कैसे मैनेज करना है। 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का रिकॉर्ड अगर मैनेज करना है तो इंडेक्स बनाना है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, डिपार्टमेंट वाइज अरेंज करना है, कैसे करना है वो सब रिकॉर्ड मैनेजमेंट में आता है। अब आपका आ जाएगा चैप्टर 10। तो साथियों चैप्टर 10 में देखते हैं हम सिक्योरिटी ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट, कि भाई क्या सिक्योरिटी है, किस तरह से आप डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखोगे, कि कॉन्फिडेंशियल्स भी कुछ हो सकते हैं, है ना, ये सब चीज़ें हैं। चेक और डिलेज आपको देखने को मिलेंगे चैप्टर 11 में, और चैप्टर 12 में आपको देखने को मिलेगा मिसलेनियस पोर्शन। ऐसी ऑफिस प्रोसीजर्स, ऐसे ऑफिस के रेगुलेशंस जो हमने 11 चैप्टर्स में नहीं पढ़े, जो हम उनको बाइफरकेट नहीं कर सकते, वो कंबाइंड रूप से हमने लास्ट में मिसलेनियस में डाल दिया है। ठीक है, तो मिसलेनियस में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी क्या है, टोटल 12 चैप्टर्स हैं। सारे के सारे चैप्टर्स हम आपको ब्रीफली समझा चुके हैं। ठीक है, कि हम किस में क्या पढ़ेंगे। तो अब आपको मैं वापस लेके चलता हूँ, किस पे लेके चलता हूँ वापस, चैप्टर 1 एंड 2 पे। तो चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन है और चैप्टर 2 में डेफिनेशन है। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन का कंप्लीट चैप्टर आपको आज ही करा देंगे, अभी थ्योरी प्लस क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, देखो पोस्टें बहुत ज़्यादा नहीं है निटर में। कंडीशन ये है, जो जितना अच्छे से पढ़ेगा, खासकर पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस, तभी हर एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि ये है क्या। क्यों? क्योंकि इसको और कंप्यूटर को मिला के ही 60 क्वेश्चंस आने हैं। जो इन टॉपिक में अपनी पकड़ अच्छी बना के रखेगा वो सिलेक्शन लेके जाएगा 100%। ठीक है, तो इसका पढ़ना आपके लिए 100% मैंडेटरी हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, चलो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है आपका। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको पढ़ा देता हूँ। एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स लार्जली ऑन एवेल्यूएशन ऑफ एडुकेट processes and procedures and the ability of its employees to follow them। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से आप रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स आपने बनाए हुए हैं और आपके एम्प्लॉई उन्हें किस तरह से फॉलो करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को डिसाइड करती है। ठीक है भाई, इसीलिए ऑफिस प्रोसीजर्स बनाए गए होंगे, है ना। तो एफिशिएंसी ऑफ पर्सन हैंडलिंग सेक्रेटेरियल वर्क इन अ गवर्नमेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और आपका सीनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, जिसको यूडीसी भी बोलते हैं, इनका काम क्या है भाई, सेक्रेटेरियल जॉब है। सेक्रेटेरियल जॉब कौन सी होती है, जिनमें आपको ऑफिशियल वर्क करना पड़ता है, मतलब ऑफिशियल ड्यूटी होगी आपकी। वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैन बी जज बाय देयर एबिलिटी टू डिस्पोज द मैटर, मोस्टली रिसीट केसेस विद स्पीड एंड क्वालिटी फॉलोइंग द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पर्पज। आपको क्या करना है, कोई भी मैटर है, कोई भी काम करना है, कोई चीज़ रिसीव होती है, रिसीट आती है आपके पास, ठीक है, या कोई केस होता है, केस क्रिमिनल केस नहीं, केस का मतलब जैसे मान लो इंक्रीमेंट लगना है किसी एम्प्लॉय का, तो वो एक केस हो जाएगा। अब उसको किस तरह से आप अगर एएसओ हो या एसएससी हो या जेएसए हो, किस तरह से आप होल्ड करते हो, ये सब चीज़ बताता है आपका ऑफिस प्रोसीजर्स। इसी की एफिशिएंसी से ही आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी का पता लगेगा सिंपली। ठीक है, कैसे पता लगेगा कि भाई आपको विद स्पीड एंड एक्यूरेसी कैसे वो काम आप जज कर पाते हो, विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो ये आपका इंट्रोडक्शन का टॉपिक है, बहुत छोटा चैप्टर है, ये सबसे छोटा चैप्टर है इसमें ऑफिस प्रोसीजर्स में। ठीक है, चलो नेक्स्ट समझा देता हूँ आपको,
फर्स्ट एडिशन ऑफ CSMOP वॉज पब्लिश्ड इन मार्च 1955। जो पहला एडिशन था वो पब्लिश होता है मार्च 1955 में। हर चीज़ नोट करनी है आपने, ये नोट करो, ठीक है, कि मार्च 1955 में CSMOP। अब CSMOP क्या है भाई, ठीक है, तो CSMOP क्या है ये शॉर्टली बताता हूँ आपको, लास्ट वाला समझो, OP दैट इज़ ऑफिस प्रोसीजर्स। अब CSM क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो CSMOP होता है आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स। जो सेंटर के सेक्रेटेरिएट जो फॉलो करते हैं ना ऑफिस प्रोसीजर्स का मैनुअल, उसको बोलते हैं CSMOP। ये आपने याद रखना है। ऑफिस प्रोसीजर को अगर वेल डिफाइंड तरीके से बोला जाए तो इनका कंप्लीट नाम है CSMOP। इन्हीं का पहला एडिशन लॉन्च हुआ था, फर्स्ट कब हुआ था, 1955 में। और अब जो आप पढ़ रहे हो वो कौन सा एडिशन है, तो साथियों जो एडिशन आप पढ़ रहे हो अभी वो कौन सा एडिशन है, तो वो आपका 14th एडिशन है। मतलब 13 बार अमेंडमेंट्स हो चुके हैं उसमें, और ये जो आप पढ़ने वाले हो या पढ़ रहे हो वो आपका 14th एडिशन देखने को आपको मिल जाता है, ठीक है। ये देखो लास्ट की लाइन में यही चीज़ लिखी है, दिस एडिशन इज 14th एडिशन ऑफ CSMOPs, ठीक है। जो आपके सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के मैनुअल हैं ऑफिस प्रोसीजर्स के, उसका 14th एडिशन है जो हम पढ़ रहे हैं। मतलब 13 बार वो अमेंडेड हो चुके हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जो हुए हैं और उसको बहुत छोटा कर दिया गया। पहले वास्ट था वो, अब कुछ कम पेजों में उसको आपको देखने को मिलेगा, ताकि इजीली हम समझ सकें कि इन्होंने थीम क्या है, पर्पज़ क्या है इस चीज़ का। ओके, तो ये साथियों आपका चैप्टर 1 हो चुका है, ठीक है। क्या हो चुका है आपका, चैप्टर 1 हो चुका है कंप्लीट। चैप्टर 1 में आपका केवल इंट्रोडक्शन था, ठीक है। रिवाइज कराऊँ आपको फटाक से। रिवीजन में क्या है, एक तो इनको क्या बोलते हैं, CSMOPs बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ये फर्स्ट एडिशन जो है इसका कब आता है, 1955 के मार्च में आता है, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये आपको पता होना चाहिए। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा एडिशन है, वो 14th एडिशन है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा क्या होगा, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अभी हम करेंगे आपके साथ चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए मैं सिंपली एक लाइन बोलूँगा। फर्स्ट टाइम अगर आप रूल्स कुछ ऐसे पढ़ते हो ना, गवर्नमेंट के रूल, गवर्नमेंट के एक्ट, तो मेरा मानना है कि 30, 40, 50% आपके समझ में आ जाता है। दोबारा आप एक बार बैठ के पढ़ोगे ना तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इजीली आपके समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी ये, ठीक है। बिकॉज पढ़ाई तो सिंपली आपको पता ही है, रिवीजन मांगती है, जितना रिवीजन कर लोगे उतना समझ में आ जाएगा। बट ये इतनी हार्ड एंड टफ नहीं है, समझने वाली बात है जो वो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ है, कौन सा टॉपिक है जो आपके समझ नहीं आया, उसके लिए फिर हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं साथियों। चैप्टर 2 में आपके मिल जाती हैं आपको देखने को यहाँ पे डेफिनेशंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑफिस प्रोसीजर पढ़ने के लिए, सारी की सारी डेफिनेशन पढ़ना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसमें। अपेंडिक्स टू करस्पॉन्डेंस या फाइल। कोई भी फॉर्म भरते हो, कोई भी एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हो, लास्ट में अपेंडिक्स जरूर मिलती है। जैसे अनेक्चर लिखा होगा या अपेंडिक्स लिखी होगी, अपेंडिक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, हर एक में क्या होगा, एक फॉर्मेट होगा। फिजिकली डिसेबिलिटी के लिए ये EWS का करना है तो ये, अगर आपको कोई स्क्राइब चाहिए तो ये, वो एनेक्चर्स बोलते हैं उन सबको, ठीक है। वो अपेंडिक्स भी होती है आपकी। तो ये क्या होता है, ये डिटेल्ड लेंथी एनक्लोजर टू अ कम्युनिकेशन या फाइल, या तो डिटेल्ड होगा या लेंथी होगा। एनक्लोजर होता है किसी फाइल का, उसको अपेंडिक्स बोलते हैं,
ठीक है। जैसे कोई सिंपली आपको बताएगा 2011 में रूरल पॉपुलेशन कितनी थी, तो बता दिया आपको एक ही डाटा उसने, रूरल इतनी थी। अब इसके साथ में अपेंडिक्स जोड़ देगा तो वो डिटेल्ड हो जाएगी, उसमें पता लगेगा आपको हरियाणा की कितनी थी, पंजाब की कितनी थी, चंडीगढ़ की कितनी थी, दिल्ली की कितनी थी। तो अपेंडिक्स उस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको अपेंडिक्स क्या होता है। सेकंड बात करेंगे ब्रांच की। तो ब्रांच क्या होती है, किसी डिवीजन की यूनिट होती है और मे कंप्राइजेज ऑफ सेक्शंस, यूनिट्स या सेल्स। ब्रांच में भी क्या हो सकते हैं, ब्रांच में सेक्शन भी हो सकते हैं, यूनिट भी हो सकती है, सेल भी हो सकती है, बट ब्रांच एक डिवीजन का पार्ट होता है। मतलब सबसे पहले डिवीजन होगा आपका। जैसे कोई इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में आपको डिविजन्स देखने को मिल जाएंगे अलग अलग। हर एक डिवीजन में आपको ब्रांच देखने को मिलेगी, हर एक ब्रांच में आपको सेक्शन, यूनिट और सेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस इतना समझाना है इन्होंने, तो आपको समझ आ जाना चाहिए। तो साथियों केस के बारे में समझते हैं। केस का क्या मतलब है, केस का मतलब है अ करंट फाइल और अ रिसीट टुगेदर विद अदर रिलेटेड पेपर्स इफ एनी। करंट फाइल, जो फाइल चल रही है इस टाइम पे, उसको केस बोलते हैं। देखो सपोज करो आप एक एसएससी एम्प्लॉय हो, अब आपकी फाइल में कोई मूवमेंट नहीं है, सिंपल वो अलमीरा में रखी है, क्यों, कुछ नहीं हो रहा उसमें। केस कब बनेगा ये, केस ये तब बनेगा मान लो आप एलटीसी लेके घूमने जाने लगो, तो क्या होगा, फाइल आपकी निकलेगी, फाइल के नोटिंग पोर्शन में नोटिंग चलेगी कि आपने एलटीसी लेना है, सर्विस बुक सेक्शन जाएगी, अप्रूवल के लिए आपके अदर डिपार्टमेंट्स पे जाते धीरे धीरे डायरेक्टर के पास तक जाएगी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये एक केस हो जाएगा। ठीक है, तो करंट फाइल को केस बोलेंगे। या कोई रिसीट है, कोई चीज़ बाहर से रिसीव होके आई है, उसके बिहाफ पे कोई फाइल आप जनरेट करते हो तो वो केस हो जाएगा। सपोज़ किसी ने आरटीआई मांगी है, तो वो एक रिसीट ही हुई ना बाहर से, उस रिसीट पे आप काम कर रहे हो, नोटिंग चला रहे हो, तो वो केस हो गया। तो सिंपल केस क्या है, करंट फाइल है या रिसीट। ठीक है, टुगेदर विद अदर पेपर्स, उसको बोलते हैं आपका केस। फोर्थ, आपकी जो ऑफिस प्रोसीजर की डेफिनेशंस में आता है वो है सेंट्रल रिसीट एंड इश्यू सेक्शन। समझ आया, सेंट्रल रिसीट जहाँ पे कलेक्टिवली कोई बाहर से कोई पेपर आता है, कुछ भी आता है, वो रिसीव होता है या इशू होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपली जैसा लिखा है वैसा ही बोलेंगे। अ यूनिट विद इन अ डिपार्टमेंट कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्री CR, ठीक है, एंड सेंट्रल इशू सेक्शन। एक डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस हों और आपका जो ये रजिस्ट्री वाला काम है या डाक वाला काम है, वो अगर सेंट्रलाइज तरीके से होता है तो वो सेंट्रल रजिस्ट्री के पास जाएगा, उसके बाद वो फर्दर मान लो स्पीड पोस्ट होना है तो वो करेंगे, वो आपको रिसीविंग देंगे इस चीज़ की। ठीक है, देखो जैसे अकाउंट सेक्शन है, ठीक है, ट्रेनिंग सेक्शन है, कल्चरल प्रोग्राम कोई सेक्शन है, तीनों के तीनों सेक्शन एक जगह पे अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे इस सेंट्रल पोर्शन में भेजते हैं। तो ये सेंट्रल रजिस्ट्री का काम होएगा, अब उसको आगे फर्दर भेजना, वहाँ से कोई चीज़ आती है अकाउंट्स के लिए तो ये क्या करेंगे, ये उसको अकाउंट्स को भेजेंगे, ये इसको ट्रेनिंग के भेजेंगे, तो ये आपका सेंट्रल रिसीप्ट सेंटर हो जाएगा। ठीक है, जैसा नाम है वैसा ही काम है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं क्लासिफाइड डाक। अब डाक का मतलब समझाता हूँ पहले, वैसे डाक का अलग से डेफिनेशन भी आएगी। देखो किस चीज़ को हम डाक बोलते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूट में कोई भी लेटर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट अगर जाता है और आप उसको रिसीविंग देने के बाद रिसीव करते हो कि भाई मैंने आपको दे दिया, तो वो उस डिपार्टमेंट के लिए डाक हो जाएगी। ठीक है, कोई भी पेपर की मूवमेंट अगर नंबर या ऑफिशियली तरीके से होती है तो वो डाक बोली जाती है। तो एक तरह से पेपर को या फाइल को ही हम डाक बोलते हैं। ठीक है, उसकी मूवमेंट जब होती है तो। अब क्लासिफाइड डाक क्या होगी, डाक बियरिंग अ सिक्योरिटी ग्रेडिंग। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रेडिंग कैसे,
कि भाई ये चीज़ कॉन्फिडेंशियल है, ये चीज़ सीक्रेट है। अगर आप उसको इस तरह से क्लासिफाइड कर देते हो ना कि भाई कॉन्फिडेंशियल है तो कोई ओपन नहीं करेगा, सीक्रेट है तो ये सीक्रेट है, अर्जेंट है तो ये अर्जेंट है, ये मोस्ट अर्जेंट है तो वो सबसे पहले आपने देखना है। तो अगर डाक को आप क्लासीफाई करते हो और होता है, ठीक है, डाक का क्लासिफिकेशन होता है तो उसको आप क्लासिफाइड डाक बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो अभी ब्रांच ऑफिसर क्या होता है। द ऑफिसर हु इज़ डायरेक्टली अबव द सेक्शन इन द लाइन ऑफ कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। किसी भी ब्रांच का जो हेड होगा भाई उसी को बोलते हैं ब्रांच ऑफिसर। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो काम करने वाले बंदे हैं ना, जो कंट्रोल है वो सारा का सारा इनके हैंड में है। मतलब सारे के सारे जो स्टाफ है वो इनके अंडर वर्क करता है, इसीलिए इनको ब्रांच ऑफिसर बोला जाता है। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं करस्पॉन्डेंस पोर्शन। अब देखो मैं आपको सिंपल समझाऊंगा एक बात। तो साथियों आपको एक सिंपल बात समझाता हूँ। मान लो ये पेपर है, ठीक है, क्लियर। इस पेपर में नोटिंग जो पेपर होता है यहाँ पे एक नोटिंग पोर्शन होता है, नोटिंग पोर्शन, करस्पॉन्डेंस पोर्शन भी है। तो ये क्या है, द पोर्शन ऑफ फाइल कंटेनिंग रिसीट and office copies of communication issued from the file include self-contained interdepartmental notes but excluding those recorded on the noted portion of the file itself। एक पेपर पे या किसी फाइल पे एक नोटिंग पोर्शन आपको जो देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो सबसे पहले फाइल यहाँ पे है अकाउंट्स। अकाउंट्स ने मान लो भेज दी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट की एंट्री मिलेगी यहाँ पे। फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइन करके कुछ मेंशन करेगा, दैट जैसे नोटिंग पोर्शन होता है। फिर उसके बाद वो मूव करेगी। तो ये एक जो साइड है ना यहाँ पे, ये कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन हो जाएगा ये साइड, ठीक है, ठीक है। नोटिंग पोर्शन भी बोलते हैं इसको। चलो करंट फाइल की बात करेंगे तो कौन सी फाइल, जो अभी कंप्लीट नहीं है, जिस पे काम चल रहा है अभी, यही बात मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, ठीक है। इसी चीज़ को हम केस बोल सकते हैं। इसी फाइल को, जो करंट फाइल है उसको केस बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वही तो फाइल है जिस पे एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इन प्रोसेस है वो। डाक क्या होती है ना, थोड़ा लेट रह गया ये, पहले आपको समझा देना था, बाकी मैंने बता ही दिया आपको। ऑल कम्युनिकेशन रिसीव्ड या इश्यूड बाय एन ऑफिस या डिपार्टमेंट। अब वो किस भी फॉर्म में हो सकती हैं, पेपर की फॉर्म में भी हो सकती हैं, मेल की फॉर्म में भी हो सकती हैं, वो आपके फाइल की फॉर्म में भी हो सकती हैं, तो उसको डाक बोलते हैं। आप समझ में आ गया होगा ना डाक का मतलब क्या है। डाक का मतलब पोस्ट ऑफिस वाली डाक मत समझना, ये है डाक का मतलब। नेक्स्ट आपका आ जाता है टॉपिक। तो साथियों नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन आती है डीलिंग हैंड। अब देखो डीलिंग हैंड, जब आप जॉब करोगे या कर रहे हो तो ऑलरेडी आपको पता होगा। अब मानो आप एमटीएस हो नेटर में, एक लड़का है वो जेएस से है नेटर में, एक है वो एएसओ है नेटर में, एक है वो लेक्चरर है नेटर में, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे मान लो एमटीएस है, एमटीएस को मैं सपोज कर लेता हूँ मिस्टर एक्स डील कर रहा है, जो इनका देखता है अकाउंट्स का और इनकी जो जितनी भी डीलिंग है, लीव्स का, यानी फाइल की मैनेजमेंट जो है वो क्लर्क, ये क्लरिकल काम होता है, एलडीसी यूडीसी। जेएसए का मान लो मिस्टर वाई देख रहा है, एएसओ और लेक्चरर का सपोज कर लो एक ही बंदा देख रहा है, जेड। तो ये क्या है, एक्स वाई जेड, ये डीलिंग हैंड है। डीलिंग हैंड मतलब जब आपको अपने फाइल से रिलेटेड कोई काम होता है, आप इनके पास जाते हो, आप सिंपली बोलोगे कि मैंने लीव इनकैशमेंट लेना है। क्या लेना है? लीव इनकैशमेंट। तो लीव इनकैशमेंट में आपको वो तरीका बताएगा, उसके बाद आप करोगे अप्लाई, तो वो आपका जो पर्सन है वो डीलिंग हैंड बोला जाएगा उसको, ठीक है। जिसके पास आपका रिकॉर्ड है वो आपका डीलिंग हैंड है, जो आपके लिए फर्दर नोटिंग बनाता है, फर्दर आपकी
कम्युनिकेशंस को डील करता है, वो डीलिंग हैंड है आपके लिए। ठीक है। डिपार्टमेंट क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना इस चीज़ को कि डिपार्टमेंट किसको बोलते हैं। एनी ऑफ द मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, सेक्रेटेरिएट्स एंड ऑफिस मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अलग से एक्ट है, रूल है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा? एलोकेशन ऑफ बिजनेस, एलोकेशन ऑफ बिजनेस। कब बना था ये रूल? 1961 में। इसके पहले शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में जो मेंशन्ड है मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, सेक्रेटेरिएट या ऑफिस, उसको डिपार्टमेंट बोलते हैं, सिंपल। बस याद रही रखना है रूल कौन सा है वो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एलोकेशन ऑफ बिजनेस, फर्स्ट शेड्यूल 1961 आपका रूल आ जाता है। क्लियर? डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन इशूड बाय ए डिपार्टमेंट टू सप्लीमेंट और वेरी द प्रोविजन ऑफ मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स। कोई डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन निकालता है, क्या इंस्ट्रक्शन निकालता है कि भाई 9:30 के बाद अगर कोई आता है, अगर 9:30 से सपोज करो 5:30 तक ऑफिस टाइमिंग है, अगर 9:30 के बाद कोई आता है तो उसको लेट कंसीडर किया जाएगा। तो ये एक डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन हुई कि भाई 9:30 से पहले पहले आ जाना है सबने। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द डिपार्टमेंट, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट देखते हैं डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड ऑफिसर कौन होता है, DRO बोलते हैं इसको। ये जो ब्रैकेट में ये जो टर्मिनोलॉजी लिखी है ना, ये आपको याद रखनी है, पेपर में इनसे आपको फुल फॉर्म भी पूछी जाएगी, जो होगी सिंपल लेकिन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। ऑफिसर नॉमिनेटेड अंडर द पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993। तो जो पब्लिक रिकॉर्ड का एक्ट बना था ना, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, पब्लिक रिकॉर्ड का जो एक्ट था, पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट, वो कब बना? वो बना साथियों 1993 में। ठीक है। उसके अंडर जो ऑफिसर नॉमिनेट होता है उसको बोलते हैं DRO। क्या बोलते हैं उसको? डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड ऑफिसर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। समझाने का तरीका मेरा अगर आपको बेटर लगता है, अच्छा लगता है, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना, और कोई सजेशंस होती हैं तो मोस्ट वेलकम है, उस पर हम काम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेस्क क्या होती है। अब ये डेस्क वो वाली डेस्क नहीं है जो स्कूल में, डेस्क बोलते हैं कि यूनिट विद इन अ डिपार्टमेंट विद ए स्पेसिफिक टास्क असाइंड टू इट, उसको डेस्क बोलते हैं। जैसे मानो कोई डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस है सपोज करो, क्या है? पोस्ट ऑफिस है। अब पोस्ट ऑफिस में सबको पता है क्या होता है, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्टाम्प पेपर्स मिलना, जो एनवलप मिलना, ये सब चीज़ होता है। सोचो उसमें प्लस में रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर और हो जाए एक विंडो, तो वो क्या होगा? वो डेस्क हो जाएगी उनके लिए एक। ठीक है, क्योंकि वो क्या करती है? स्पेसिफिक टास्क, केवल रेलवे टिकट बुकिंग। ठीक है। ऐसे ही कोई डेस्क हो जाती है, जो आधार कार्ड का अपडेशन का काम करती है, तो उसको डेस्क बोलेंगे। ठीक है। ना वो अपने आप में डिपार्टमेंट है, ना वो अपने आप में ब्रांच है, ना वो अपने आप में डिवीजन है, वो केवल एक यूनिट है। किसकी? डिपार्टमेंट की। इसीलिए उसको डेस्क बोला जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा डेस्क। अब डेस्क फंक्शनरी कौन होता है? डेस्क फंक्शनरी कौन? जो वो काम कर रहा है उसको डेस्क फंक्शनरी बोल देंगे। तो डायरिस्ट कौन होता है? अ फंक्शनरी विद इन अ सेक्शन चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ। तो डायरिस्ट कौन होता है? फंक्शनरी विद इन अ सेक्शन, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि भाई आप सेक्शन की डायरी मेंटेन करो। ठीक है। अब देखो डायरी क्या होती है। डायरी वो डायरी नहीं है जो हम डायरी लिखते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा ये कौन सी डायरी होती है। डायरी क्या होती है? जो सेंट्रल रजिस्ट्री है ना, CR, जहाँ पे कोई भी चीज़ आनी है आपकी, या किसी डिवीज़न में अगर कोई डेस्क लेके बैठा है कि वो केवल डाक रिसीव करेगा, तो उस पर्सन को डायरिस्ट बोलते हैं। मतलब डायरी एंड डिस्पैच एक वर्ड होता है, डायरी एंड डिस्पैच, रिसीविंग और डिस्पैच, वो जो पर्सन करता है ना उसको डायरिस्ट बोला जाता है। ठीक है। अब डायरी नंबर क्या है? अब डायरी नंबर क्या होगा? अब जो भी लेटर किसी डिवीज़न में आती है, बाहर के डिवीज़न से या बाहर के डिपार्टमेंट से, तो उस पर वो नंबर जनरेट करते हैं, अपना नंबर। तभी तो उनको पता लगेगा ना कि ये लेटर उस दिन रिसीव हुई, ऐसे रिसीव हुई। तो डायरी नंबर क्या है? एक सीरियल नंबर होता है
जो किसी भी रिसीट को दिया जाता है। मैंने बोला ना, जब आपको रिसीव होता है ना कोई लेटर या डायरी या कोई पर्सनल स्टाफ को कोई पेपर या फाइल, तो वो क्या होगी, अगर उसको किसी कोडेड लेटर से आइडेंटिफाई करते हैं ना सेक्शन डायरी वाले, तो उसको डायरी नंबर बोलते हैं। अब समझो, देखो कैसे कैसे बोलेंगे इसको डायरी नंबर। अब जैसे ये OM लिखा है तो ऑफिस मेमोरेंडम हो गया, नंबर 3379 ई से इनका बनता होगा इस्टेब्लिशमेंट 3 से 3, बी पार्ट में 65 नंबर पे इतने तारीख को कुछ लेटर अगर इन्होंने जनरेट किया तो बन गया उसका ये डायरी नंबर। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है। आप जैसे निटर है, निटर में आप काम कर रहे हो, MTS की कोई फाइल है तो आप कैसे लिखोगे, NITTR ऑब्लिक मान लो MTS ऑब्लिक मान लो 2024 और ऑब्लिक मान लो आपका सिंपल कोई फाइल नंबर है F नंबर 20। तो ये क्या हो गया, अगर कोई लेटर बनाई है तो ये आपका लेटर नंबर यानी डायरी नंबर हो गया। फिर कोई नेक्स्ट लेटर जारी होगी किसी भी को भी होगी अगर, तो ये मान लो उसको F21 कर देंगे तो वो नेक्स्ट टाइम F21 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरी नंबर क्या होता है आपका, एक सीरियल नंबर होता है जो असाइन किया जाता है जब किसी सेक्शन में कोई चीज़ रिसीव होती है, तो उसमें जो कोडेड लेटर्स होते हैं वो आपका डायरी नंबर बोला जाता है। डिवीजन क्या है, डिवीजन बोलते हैं अ यूनिट ऑफ अ विंग विद इन अ डिपार्टमेंट। अ डिवीजन में कंप्राइजेज ऑफ ब्रांचेज या सेक्शंस। ठीक है, तो डिवीजन बड़ा पार्ट होता है साथियों, उसके अंदर ब्रांचेज भी हो सकती हैं, सेक्शंस भी हो सकती हैं, तो ये एक विंग की तरह काम करता है किसी डिपार्टमेंट में। क्लियर, चलो नेक्स्ट आपको बताते हैं, जो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है वो है डॉकेटिंग। समझने से पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है, मेकिंग ऑफ एंट्रीज इन द नोट्स पोर्शन ऑफ अ फाइल अबाउट द सीरियल नंबर असाइन टू ईच आइटम ऑफ द करेस्पॉन्डेंस रिसीव हुआ या इश्यू हुआ हो फॉर आइडेंटिफिकेशन। जब भी आप ज्वाइन करोगे, मान लो SSC, आपकी एक प्रॉपर फाइल होगी कोई भी, उस फाइल में सपोज करो 40 लेटर्स लगे हैं कुछ भी, कहीं पे आपकी 10th की मार्कशीट है, कहीं पे आपकी ज्वाइनिंग है, कहीं पे आपकी लीव है, लाइन टू लाइन, तो क्या करते हैं उनको असाइन करने के लिए उन पे नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4। इसके दो फायदे हैं, इसी को डॉकेटिंग बोलते हैं नंबर सिस्टम को ही। इसके दो फायदे हैं, सोचो आप फाइल देख रहे हो, किसी दिन आपको 3 नंबर पेज नहीं मिला, तो इसका मतलब पेज मिस है, किसी ने निकाला है या कुछ भी हुआ है, इसके साथ पता लग जाएगा। एक तो एक क्या होगा, जैसे मान लो 37 नंबर पेज है कोई, ये कॉपी आपके पास लेके आ जाता है, कोई बोलता है कि सर यहाँ पे आपने ना मेरा सरनेम गलत कर दिया, सिंह लिखना था आपने कुमार लिख दिया इसमें, तो वो पता है क्या करेगा, वो फटाक से 37 नंबर ही ओपन करके अपनी ओरिजिनल फाइल में देखेगा, वहाँ पे भी चेंजेस करेगा और आपके पास भी चेंजेस करेगा। ठीक है, तो डॉकेटिंग के ये फ़ायदे होते हैं, तो इसी चीज़ को डॉकेटिंग बोलते हैं। सिंपली एक नंबर जनरेट करना, सीरियल नंबर लिखना किसी फाइल पे या पेपर पे, तो वो आपका डॉकेटिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फाइल क्या होती है। कलेक्शन ऑफ पेपर्स ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट असाइंड अ नंबर एंड कंसिस्टिंग ऑफ वन एंड मोर ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। नोट होगा, करस्पॉन्डेंस होगी या अपेंडिसेस होंगी नोट या करस्पॉन्डेंस की, तो उसको फाइल बोलते हैं। फाइल में क्या होगा, इतना सा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, कलेक्शन ऑफ पेपर्स ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, तो फाइल उसका आंसर होता है। बट कंप्लीटली मैं आपको बताऊंगा, देखो उसमें नोट्स भी होंगे। ठीक है, मान लो कोई पब्लिक टॉयलेट बनना है निटर में, तो उसके लिए नोटिंग चलती है कि ये ऐसे 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 बनना है, अंडर दिस प्रोविजन ये। अब मान लो वो चला गया सबसे पहले प्लानिंग डिवीजन के पास, तो प्लानिंग डिवीजन क्या करेगा, उसमें नोट लिख देगा कि ऐसे ऐसे करके इतना खर्चा चाहिए, इतना ये चाहिए। फिर आगे मान लो फर्दर किसी इंजीनियर के पास भेजा, ऐसे करते करते लास्ट में डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक वो गई, तो नोटिंग पोर्शन भी होगा, करस्पॉन्डेंस क्या क्या हुई उसमें वो भी होंगे, अपेंडिसेस हैं अगर कुछ लगाना है डॉक्यूमेंट साथ में वो भी सब होंगे, ड्राइंग्स हैं कुछ हैं, ये सारी चीज़ें। तो वो एक पुलिंदा जो बनेगा ना उसको फाइल बोलते हैं, हमारे लोकल लैंग्वेज में पुलिंदा बोलते हैं उसको। पुलिंदा कैसे, मतलब बहुत सारे पेपर्स होंगे ना किसी में, तो वो पुलिंदा हो जाता है, फाइल हो जाती है। तो कलेक्शन ऑफ पेपर्स किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे सिंपली वर्ड्स में उसको फाइल बोलते हैं। फ्रेश रिसीट क्या होती है, अब देखो यहाँ पे शॉर्टकट तो यूज़ कर लिया इन्होंने FR, बट आपको पेपर में अगर FR देखने को मिलेगा तो उसका मतलब फंडामेंटल रूल्स होता है। ठीक है, FR SR एक वर्ड यूज़ करते हैं, आगे आपको पढ़ाएंगे हम सिलेबस में, अगर आपके सिलेबस में आएगा तो। ठीक है, FR SR फंडामेंटल रूल्स, सप्लीमेंट्री रूल्स, जैसे CCS रूल्स हैं हमारे, इसी तरह से होते हैं।
तो आपको फ्रेश रिसीप्ट को क्या समझना है, कोई भी चीज़ जो आती है, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेके, उसी को फ्रेश रिसीट बोलते हैं। क्लियर। इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर, ये पूछा भी जाता है आपको, ये आपसे पूछा भी जाता है आईएफसी की फॉर्म क्या है। इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर एक ऐसा काउंटर जो आपको इंफॉर्मेशन या असिस्टेंट देता है सिटीजन्स को या क्लाइंट्स को अबाउट द प्रोग्राम, स्कीम, स्टेटस ऑफ केसेस या एप्लीकेशंस, तो वो इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंटर होता है। अगर आप आधार कार्ड बनवाने जाओगे या बैंक जाते हो जैसे आप, तो बैंक में जो अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई बैठे होंगे ना, उसको सिंपल फैसिलिटेशन काउंटर ही बोलते हैं। क्रेडिट कार्ड के लिए जाओगे, वहाँ पे बैठे होंगे जो डील करने के लिए, फैसिलिटेशन काउंटर है। मतलब क्या है, वो सिटीजन्स को, क्लाइंट्स को हेल्प प्रोवाइड करा रहे हैं, स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं, तो वो आपका आईएफसी होता है। ठीक है, आपने याद रखना है। चैप्टर 2 में बहुत ज़्यादा डेफिनेशन आपकी नहीं बची हैं, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बोर बिल्कुल नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद बहुत ही जल्दी आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। चैप्टर 2 हमारा अबाउट क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मैसेंजर बुक क्या होती है, अ रिकॉर्ड ऑफ पार्टिकुलर ऑफ डिस्पैच ऑफ नॉन पोस्टल कम्युनिकेशंस एंड देयर रिसीट बाय द एड्रेसीज। वो मैसेंजर बुक को बोलते हैं किसी भी डिस्पैच का रिकॉर्ड जो पोस्टल कम्युनिकेशन नहीं है, वो मैसेंजर बुक है। ठीक है, नॉन पोस्टल, पोस्ट वाली कम्युनिकेशन नहीं, जो आपका रिसीट हुआ है कुछ इस तरह से जो डिस्पैच हुआ है, उसको मैसेंजर बुक बोलते हैं। मिनट क्या होते हैं, अब मिनट से समझ में आना चाहिए आपको, ये वर्ड यूज़ करते हैं ऑफिसेज में। ठीक है, मिनट्स ऑफ मीटिंग, MOM बोलते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग। कोई भी मीटिंग होती है, उसके जो मेन पॉइंट्स है ना, उसको मिनट्स बोलते हैं। अ नोट रिकॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, मिनट होता है वो। ठीक है, तो मिनट्स क्या है, मिनट को आप मिनट ऑफ मीटिंग समझ के चलो। नाइट ड्यूटी क्लर्क किसको बोलते हैं, जो नाइट में काम करे। किस चीज़ का काम करे भाई, सेंट्रल रिसिप्ट का या इशू सेक्शन का, वो नाइट ड्यूटी क्लर्क हो जाता है। ठीक है, नोट क्या होता है, द रिमार्क्स रिकॉर्डेड ऑन अ केस टू फैसिलिटेट इट्स एग्जामिनेशन एंड डिसीजन। अभी तक बात कर रहा था, नोटिंग चलती है, फाइल पे नोटिंग चलती है, तो कुछ भी क्या होता है, वो रिमार्क्स होता है कि भाई ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, इतने इस प्रपोजल के लिए इतने अमाउंट की हमें ज़रूरत होगी। तो किस चीज़ के लिए है, उस केस को समझने के लिए है, डिसीजन लेने के लिए जो चलता है, उसी को नोट बोलते हैं। ठीक है, PUC पेपर में बहुत पूछा जाता है, PUC की फुल फॉर्म क्या है, पेपर अंडर कंसिडरेशन। जब भी आप क्लरिकल वर्क करोगे तो PUC तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं समझा देता हूँ PUC क्या होता है। A receipt pertaining to a case, the consideration of which is the subject matter of the case। सिंपल, जैसा समझ में आ रहा है ना, वैसा ही है ये पेपर अंडर कंसिडरेशन, कि आपने कोई पेपर को कंसीडर करके कुछ मूवमेंट की है फाइल के अंदर, किसी रिसीट को परटेन करके आपको कोई लेटर मिलती है, लेटर के हिसाब से आप जब नोटिंग बनाते हो तो आप PUC वर्ड यूज़ करोगे, लिखोगे वहाँ पे कि भाई हमें इन्फॉर्मेशन मिली, इसके हिसाब से हम कंसीडरेशन में इस टॉपिक को लेके काम कर रहे हैं, तो ये PUC हो जाएगी हमारी, यानी पेपर अंडर कंसीडरेशन। सिंपल। तो साथियों, यहाँ पे आपका चैप्टर 2 होता है क्लोज। ठीक है, यानी चैप्टर 2 और चैप्टर 1 दोनों हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप हेडिंग देखना, हमारी हेडिंग चेंज हो गई, ऑफिस प्रोसीजर क्लास 1। आपको नेक्स्ट देखने को क्या मिलेगा, ऑफिस प्रोसीजर क्लास 1 की प्रैक्टिस, यानी क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, अब भाई इतनी देर से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको लग रहा है कि कुछ समझ आ भी रहा है, कुछ समझ नहीं भी आ रहा है, उसका कंक्लूज़न अभी निकलेगा 2 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चंस हैं जो हमें लगे इम्पोर्टेंट हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो 15 क्वेश्चंस में 2 या 3 मिनट से ज़्यादा आपके नहीं लगेंगे और ये क्लास आपकी ओवर होने वाली है। बट अभी तक जो हमने थ्योरी पढ़ी,
उस थ्योरी का सारा निचोड़ आपको मिलेगा। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पीयूसी, मैंने लास्ट आपको यही पढ़ाया था। पीयूसी क्या होता है? पेपर अंडर कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्या है? अ रिकॉर्ड ऑफ पार्टिकुलर ऑफ डिस्पैच ऑफ नॉन पोस्टल कम्युनिकेशंस एंड देयर रिसीट बाय द एड्रेसीज। तो वो क्या होता है? मैसेंजर वर्ड से कुछ पढ़ाया था ना, मैसेंजर बुक, उसको मैसेंजर बुक बोलते हैं, जिसमें नॉन पोस्टल कम्युनिकेशंस का डिस्पैच के बारे में बात हो। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं CSMOPs में? CSMOPs में टोटल 12 चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब साथ के साथ आप या तो कमेंट करो, ठीक है। अब टाइम मैं ऐसे तो वेस्ट कराऊंगा नहीं आपका कि बताओ क्या है, आप कमेंट करोगे, थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा, फिर आपको आंसर्स बताऊंगा। ठीक है, हमारी क्लासेस में आपको ये देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। कम से कम कोशिश करते हैं कि वीडियो की लेंथ बहुत छोटी रहे। ठीक है, काम की चीज़ें सारी हम डिस्कस करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट एडिशन ऑफ CSMOP कब पब्लिश हुआ? तो साथियों ये मार्च में पब्लिश हुआ था 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। अब आपने कमेंट करके बताना है अभी कौन सा एडिशन है जो आप पढ़ रहे हो, या ऑफिस प्रोसीजर्स का कौन सा एडिशन है जो हम अभी पढ़ रहे थे इसमें। ठीक है, CSMOP क्या है? तो ये आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर है। CSMOP की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स। ठीक है, अब देखो सिंपली मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ। पीयूसी होता है आपका पेपर अंडर कंसिडरेशन। रिकॉर्ड ऑफ डिस्पैच ऑफ नॉन पोस्टल कम्युनिकेशन, मैसेंजर बुक है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इन CSMOP 12 है। फर्स्ट एडिशन ऑफ CSMOP 1955 में पब्लिश हुआ मार्च में। CSMOP क्या होता है? सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स, ये आपका होता है CSMOP। आई होप 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपके। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द ऑफिसर हु इज डायरेक्टली अबव द सेक्शन इन द लाइन ऑफ द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। समझ जाओ इस चीज़ को, किसी सेक्शन के लाइन ऑफ कंट्रोल में एग्जीक्यूशन में सबसे ऊपर जो ऑफिसर है वो क्या होता है? ब्रांच ऑफिसर होता है ना, वो ऑब्वियसली ब्रांच ऑफिसर होता है। रिमार्क रिकॉर्डेड ऑन अ केस टू फैसिलिटेट इट्स एग्जामिनेशन एंड डिसीजन। भाई उसको चेक करना है या उस पर कोई डिसीजन लेना है, उस पर अगर आप रिमार्क लिखते हो तो वही तो नोट होता है, उसको नोट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है साथियों, आप जैसे थ्योरी पढ़ते जा रहे हो ना, तो मुझे उम्मीद है आपको कई क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स पहले से आते होंगे। नहीं आते होंगे तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखोगे, मुझे नहीं लगता फिर आपको ऑफिस प्रोसीजर का चैप्टर 1 और 2 पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपका क्रिस्टल क्लियर होगा वो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, अभी भी अगर नहीं किया है तो बिल्कुल कंजूसी मत करो इस चीज़ में। IFC क्या होता है? IFC के बारे में बताना है आपने, तो IFC होता है आपका इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर। क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर। अच्छा यहाँ पे सीरियल नंबर गलत हो गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपको समझ आ रहा है सारा। ये 9th क्वेश्चन होगा। ऑफिसर नॉमिनेटेड अंडर द पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993। बताया था ना मैंने आपको, पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट को ध्यान रखना 1993 में आया था। तो जो ऑफिसर नॉमिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं? PRO बोलते हैं या DRO बोलते हैं? उसको बोलते हैं DRO। अब DRO बोलते हैं तो भाई DRO की फुल फॉर्म क्या है? तो बताएगा कोई DRO की फुल फॉर्म? चलो मैं ही बता देता हूँ, डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड ऑफिसर। क्या होता है? डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड ऑफिसर। चलो रिवाइज कराता हूँ जल्दी जल्दी। एक वो ऑफिसर जो डायरेक्टली किसी सेक्शन के लाइन ऑफ कंट्रोल पे होता है वो ब्रांच ऑफिसर होता है। रिमार्क जो रिकॉर्ड किया जाता है किसी फाइल पे एग्जामिनेशन है उसको लिए नोट बोलते हैं उसको। IFC की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर। ऑफिसर जो नॉमिनेट होता है पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 के तहत उसको बोलते हैं DRO। DRO कौन होता है? वो होता है डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड ऑफिसर। ठीक है, तो क्लियरली 11 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे साथियों आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं 12th। कलेक्शन ऑफ पेपर्स ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। यहीं से आंसर समझ में आ जाना चाहिए, और आंसर होगा आपका फाइल। ठीक है, उसमें नंबर भी होंगे, अनेक्शर भी होंगे, नोट इन कॉरेस्पॉन्डेंस भी होगा, तो उस चीज़ को हम फाइल बोलते हैं। ठीक है, चलो 13 क्वेश्चन देखते हैं। मेकिंग ऑफ एंट्रीज इन द नोटेड पोर्शन ऑफ ए फाइल अबाउट द सीरियल नंबर असाइन टू ईच आइटम ऑफ करेस्पॉन्डेंस। बताओ क्या है? मैंने बताया था आपको, किसी फाइल पे एक नंबर जनरेट करके लिख देते हैं हम ऐसे 1 2 3 4 5 6, डॉकेटिंग होता है वो। ठीक है, एनी फंक्शनरी इंटरेस्टेड
विद इनिशियल एग्जामिनेशन, किसी फंक्शनरी यानी एक पर्सन है वो जो इनिशियली एग्जामिनेशन करता है, डीलिंग हैंड ही होता होगा, ऑब्वियसली डीलिंग हैंड होता है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले वही काम करता है, फिर आगे जाके आपका फाइनल तक जाता है कोई चीज़। ऑल कम्युनिकेशन रिसीव्ड या इश्यूड बाय एन ऑफिस या डिपार्टमेंट, तो साथियों इसको डाक बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपका लास्ट था। तो साथियों ये आपकी लास्ट स्लाइड थी हमारी तरफ से। कलेक्शन ऑफ पेपर्स को फाइल बोलते हैं, मेकिंग ऑफ एंट्रीज इन नोटेड पोर्शन डॉकेटिंग होता है बाय सीरियल नंबर, एनी फंक्शनरी इंटरेस्टेड विद इनिशियल एग्जामिनेशन डीलिंग हैंड बोलते हैं, ऑल कम्युनिकेशन रिसीव्ड या इश्यूड बाय एन ऑफिस या डिपार्टमेंट दैट इज कॉल्ड डाक, ठीक है, इसको डाक बोलते हैं, है ना, लगता है हिंदी का वर्ड है, इंग्लिश में भी इसको डाक लिखते हैं, DAK। चलो अब आप प्लीज़ प्लीज़ बताओ कि क्लास कैसी लगी, ठीक है, क्या आपको पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस समझ में आ रहा है, जो बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए। अगर आपको ASO या SSC में सिलेक्शन चाहिए तो ये आपके लिए मैंडेटरी है। वीडियो की शुरुआत में बताई थी, कल आपको बताऊंगा चंडीगढ़ में कौन सी नई गवर्नमेंट जॉब है जो आने वाली है, तो वो वीडियो आपको कल देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो बनाने में जो मेहनत लगी है उसको ध्यान रखते हुए नेक्स्ट क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो के लिए कुछ भी इंफॉर्मेटिव अगर रहता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में साथियों आपसे जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।